हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से। टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सो टॉर्क एक्सपीरियंस इन अ यूनिफॉर्म torque experienced by a current loop in a uniform magnetic field. So here we are consider a rectangular loop. रेक्टेंगुलर लूप को हम कंसिडर करेंगे यहाँ पर, और वही रेक्टेंगुलर लूप कहाँ पर होगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम प्रोड्यूस कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं विथ हेल्प ऑफ द टू मैग्नेट्स। फ्लैट मैग्नेट जो फ्लैट सरफेस वाले मैग्नेट होंगे, यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा, यहाँ पर साउथ पोल होगा। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? यूनिफॉर्म होगी। तो एक बात ध्यान रखना है कि ये डेरिवेशन हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए डिराइव करने वाले हैं, ठीक है। और एक रेक्टेंगुलर लूप होगा ही होगा, उसमें करंट फ्लो रहा होगा। तो हम डायग्राम पर आ जाते हैं। देखिए ये डायग्राम है हमारा। तो डायग्राम से भी आपको बहुत कुछ क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पर ये दोनों मैग्नेट हैं, ये दोनों मैग्नेट हैं यहाँ पर, ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप है। इस रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप में करंट फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो होगी नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो ये साउथ हो जाएगा हमारा, और ये वाला जो पार्ट होगा वो नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी बता ही दिया था आपको। तो अब यहाँ पर हम ये निकालना है कि इसमें फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगी ये करंट कैरिंग लूप। तो हम यहाँ पर पहले ही पढ़ चुके हैं कि किसी भी अगर करंट कैरिंग वायर को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहाँ पर वो जो वायर होता है वो फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो करता है ILB साइन थीटा। ILB साइन थीटा का फोर्स एक्सपीरियंस करता है। और डायरेक्शन ऑफ जो फोर्स होती है उसको हम निकालते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो दोनों ही आप अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो एक बार पहले जो प्रीवियस टॉपिक है उसको ज़रूर पढ़ लें आप। F=ILB साइन थीटा जो होता है यहाँ पर होता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग लूप, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से हम इसको निकालते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 चारों जो वायर हैं यहाँ पर, ये जो रेक्टेंगुलर लूप है ये 4 वायर से मिलकर बना हुआ है। और PQ, QR, RS और SP हम 1 बाय 1 सभी में क्या दिखेंगे, जो फोर्स एक्सपीरियंस यहाँ पर होगा उस फोर्स को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर QR की। देखिए QR जो है ये QR है। इस QR पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है I, ये है B, ठीक है। तो अब ये फोर्स, इस पर जो फोर्स लगेगा उसका मैग्नीट्यूड तो F, क्योंकि यहाँ पर जो करंट और B है उसके बीच में तो जो है 90 डिग्री का एंगल बन ही रहा है, यहाँ पर हम दिख रहा है हमें, ठीक है। ये जो भी एंगल बन रहा है हम 90 डिग्री नहीं कह सकते, लेकिन जो भी एंगल यहाँ पर बन रहा है लेकिन फोर्स जरूर एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ पर जो भी फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है F=ILB साइन थीटा, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी? इसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड। आप एक बार अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को अगर आप यहाँ पर स्ट्रेच करके फिंगर्स को देखेंगे तो ये हो जाएगा F, B और I। तो जो F होगा वो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। कहाँ ये बात हो रही QR की। अब यहाँ पर हम वापस आते हैं SP पर। ये देखिए ये SP है, ये हमारा हुआ SP। अब SP में और QR में क्या डिफरेंस है? डायरेक्शन ऑफ करंट अलग अलग है, ये डायरेक्शन करंट यहाँ पर चेंज हो गई। तो अब यहाँ पर अगेन लेकिन डायरेक्शन ऑफ जो B है वो तो सेम है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ जो करंट है वो चेंज हो चुकी है यहाँ पर। तो अगेन अब यहाँ पर क्या होगा? फोर्स एक्सपीरियंस होगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड होगी। ये डाउनवर्ड फोर्स लगेगा और मैग्नीट्यूड सेम होगा F, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि QR और PS पर जो फोर्स लग रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, और साथ में जो फोर्स है वो कैसे है? कोलीनियर फोर्स है, कोलीनियर फोर्स है। तो अगर ये कोलीनियर फोर्स हैं तो यहाँ पर टॉर्क का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, कोलीनियर फोर्स में टॉर्क नहीं लगता है, ठीक है। तो नेट फोर्स अगर हम देखें, नेट फोर्स यहाँ पर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, कोलीनियर लग रहे हैं, तो नेट फोर्स भी 0 होगा, और यहाँ पर जो नेट टॉर्क होगा वो भी 0 होगा। तो इन दोनों फोर्सेस से कोई टॉर्क यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि बाकी की दोनों साइड से क्या होगा। देखो अब मैं आता हूँ QP और RS पर, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। देखो अब मैं अगर यहीं पर आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि अगर मैं PQ की बात करता हूँ
तो पी क्यू पर ये तो हो गया हमारा बी और ये हो गया हमारा आई। ओके, तो अब यहाँ पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड लगाइए आप, तो यहाँ पर एफ बी आई होता है, ठीक है। तो बी यहाँ पर हो गया, आई ऊपर चला गया। देखिए आप एक बार आपकी जब आप फिंगर देखिए, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, आप एक बार अपनी अपनी फिंगर्स को स्ट्रेच कीजिए और बी को बी की तरफ ले लीजिए, ठीक है। आई को ऊपर की ओर ले लीजिए, तो ऑटोमेटिकली जो एफ होगा वो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइड हो रहा है, जो कि सरफेस पर परपेंडिकुलर, इस सरफेस पर परपेंडिकुलर एफ यहाँ पर लगेगा। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी एफ की यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली जब मैं इस आर एस की बात करूँगा तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। लेकिन अब मुझे बताइए कि क्या ये दोनों फोर्स भी कोलिनियर है? नहीं, ये दोनों फोर्स यहाँ पर कोलिनियर नहीं है। तो अगर यहाँ पर फोर्स कोलिनियर नहीं है तो नेट फोर्स तो जीरो होगा। यहाँ पर नेट फोर्स की हम बात करें तो जीरो होगा, लेकिन जो इस पर लगने वाला नेट टॉर्क है वो जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन अ रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इनटू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट एक्सपीरियंस टॉर्क। ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि वो क्या करता है, वो यहाँ पर टॉर्क को एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम नेट टॉर्क यहाँ पर लगने वाला है। अब हम कैलकुलेट करेंगे कि ये जो टॉर्क यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर जो टॉर्क लग रहा है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से इसका केवल टॉप व्यू लेंगे। अब ये जो डायग्राम हमने बनाया है इसका केवल एक टॉप व्यू, मतलब ऊपर से अगर हम देखें तो ये जो एक रेक्टेंगुलर कॉइल होगी वो केवल एक लाइन दिखेगी हमको, ठीक है। और उस लाइन पर हमें दो फोर्स एक्ट होते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हम इसका टॉप व्यू ले लेते हैं। तो ये देखिए इसका टॉप व्यू कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर एक फोर्स एफ इस डायरेक्शन में अप्लाइड हो रहा है, एक फोर्स एफ इस डायरेक्शन में अप्लाइड हो रहा है, और इन दोनों के बीच जो यहाँ पर ये जो लाइन है, मतलब उसकी जो ब्रीथ है वो कितनी है, ए है, ठीक है। तो अब हमने क्लास 11th में पढ़ा है कि जो टॉर्क होता है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, सो यहाँ पर देखो ज़रा ध्यान से, ये दोनों जो फोर्स हैं इन दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। ये यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जो बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर ये ए है और यहाँ पर मान लो कि ये जो दोनों रोटेशन जब हो रहा है, चलो इसको मैं इस तरीके से समझाता हूँ आपको। मान लो ये पहले ये जो लाइन थी बिल्कुल फ्लैट थी और ये यहाँ पर था और ये यहाँ पर था। तो अब इस केस में क्या होगा, इस केस में जो एम होगा, ये जो परपेंडिकुलर मतलब जो सरफेस के परपेंडिकुलर है होता है एम, ये भी हम बाद में भी बताएंगे आपको। अभी तो आप इसको एम की बजाय आप इसको ए मान लीजिए, एन कैप मान लीजिए, ठीक है। इसका सरफेस एरिया, सरफेस वेक्टर मान लीजिए, एरिया वेक्टर मान लीजिए, सॉरी। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, अब इसको मैं अगर एंगल थीटा से रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल थीटा से जब मैं रोटेट करूँगा तो जो ये एम होगा इसमें भी रोटेशन होगा। ये देखिए इस तरीके से ये हो गया, और ये जो एम है ये रोटेट हो गया, या एन कैप सॉरी रोटेट हो गया। कितने डिग्री से रोटेट हो गया, ये पहले इस डायरेक्शन में था, वो अब यहाँ पर थीटा डिग्री से रोटेट हो गया, ठीक है। अब ये थीटा डिग्री से जब इसमें रोटेशन आ रहा है, थीटा डिग्री से इसमें जब रोटेशन आ रहा है, तो मैं इस एंगल को, इस थीटा को मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ कि ये मेरा जो है वो मेरा यहाँ पर एंगल ये थीटा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि दोनों जो यहाँ पर हमने देखा था कि ये एंगल थीटा है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम देख लें कि जो एंगल है यहाँ पर वो एंगल एम और बी के बीच में, बी और एम के बीच में मान लो कि जो एंगल है वो एंगल यहाँ पर थीटा डिग्री है। तो एंगल यहाँ पर सॉरी जो एंगल है वो थीटा डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी यहाँ पर ए साइन थीटा। यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ए साइन थीटा हो जाएगी। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए साइन थीटा है, टॉर्क हमें मालूम है, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एफ इंटू ए साइन थीटा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट एफ, एफ इक्वल टू होता है आई एल बी, दैट इज इक्वल टू आई एल बी इंटू ए साइन थीटा। तो व्हाट इज द एल, एल इज द लेंथ ऑफ दैट वायर, ओके, जिस पर वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो फोर्स एक्चुअल में इस पर एक्सपीरियंस कर रहा है, फोर्स यहाँ पर एक्सपीरियंस हो रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर को हमने इस तरीके से बनाई थी ना, ये देखिए, तो ये एल होगा और ये ए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आई, एल और ए मिला के क्या बनेंगे, यहाँ पर एरिया बन जाएगा। जो एल इंटू ए होगा वो एरिया हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एल आई ए बी साइन थीटा। अब यहाँ पर हम अगर कंसीडर कर लें कि नंबर ऑफ टर्न्स, यहाँ पर एन हम कंसीडर करें, एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन आई ए बी साइन थीटा हो जाएगा। तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर एन आई ए बी साइन थीटा। अब ये जो एन आई ए होता है ये क्या होता है, एन आई ए हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि दैट एन आई ए इज इक्वल टू होता है एम, डाइपोल मोमेंट, जो कि ये एम बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। डाइपोल मोमेंट, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, एन कैप के अलॉन्ग होती है, मतलब कि जो एरिया वेक्टर होता है उसी के अलॉन्ग एम की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो हम इसको टॉर्क क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर टॉर्क हम लिख सकते हैं एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, ये टॉर्क हो जाएगा यहाँ पर एम बी साइन थीटा। तो when a rectangular current carrying loop is placed into the uniform magnetic field, then it experiences a torque, and the magnitude of that torque is mb sin theta, or we can say that niab sin theta, okay. And what is the value, what is the theta, theta is the angle between, theta is the angle between, theta is the angle between m and b, okay, theta is the angle between m and b. सो नाउ वी गेट द डेरिवेशन, हमें डेरिवेशन मिल गया है यहाँ पर, ठीक है। तो वो जो डेरिवेशन मिला उसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, एक मिनट, हाँ। तो हमें डेरिवेशन क्या मिला है, टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। सो वेक्टर फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, ये एम क्रॉस बी, ठीक है। तो यहाँ पर टाउ की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। जब ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री कब होगा, जब ये जो ये रेक्टेंगुलर कॉइल होगी ना वो इस तरीके से रखी हुई होगी, तो ये हो जाएगा m और ये हो जाएगा b। तो इस केस में ये 90 डिग्री होगा, तो ये टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। मिनिमम कब होगा टॉर्क, टॉर्क की वैल्यू मिनिमम कब होगी, टॉर्क की वैल्यू मिनिमम तब होगी जब थीटा इक्वल टू 0 होगा। थीटा इक्वल टू 0 कब होगा, जब ये इस तरीके से अलोंग दी, ये मान लो यहाँ पर ये b की वैल्यू, m की वैल्यू, और यही इसी डायरेक्शन में b भी है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर टॉर्क क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि टॉर्क मैक्सिमम, टॉर्क मिनिमम कब होता है। टॉर्क मैक्सिमम कब होगा ये हमें ध्यान रखना है, टॉर्क मैक्सिमम कब होगा, जब जो b होगा, b या जो m है, जो यहाँ पर जो सरफेस एरिया है, यहाँ पर एरिया वेक्टर है, या जो डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है वो उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और कंसेप्ट बहुत बार बच्चों से पूछा जाता है और उसमें जनरली बहुत सारे बच्चे उलझ जाते हैं, तो मैं आपको वो कंसेप्ट थोड़ा एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि वो कंसेप्ट यहाँ पर क्या है। थोड़ा ध्यान से इस कंसेप्ट को समझिए। देखो, अगर यहाँ पर थीटा, अभी यहाँ पर थीटा क्या कंसिडर किया मैंने, एम और बी के बीच में किया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक एंगल अल्फ़ा कंसिडर कर लूँ, जो किसके बीच में, जो कि इस करंट कैरिंग लूप के और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, करंट कैरिंग लूप और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, अल्फा यहाँ पर ले लेते हैं, इट इज़ द एंगल बिटवीन बी एंड लूप, बी और लूप के बीच में ये एंगल अल्फा है। तो अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो टॉर्क इक्वल टू मैंने फॉर्मूला लिखा था एम बी साइन थीटा, नाउ दैट थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। कैन वी राइट इट, यस। यहाँ पर क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, एम परपेंडिकुलर होता है, एम हमेशा जो होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ही होता है, तो ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये एंगल अगर 90 डिग्री है और ये थीटा है, तो ये इसको हम 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और सॉरी थीटा को भी, और थीटा को भी हम लिख सकते हैं 90 माइनस अल्फा, की बात है, ओके। तो यहाँ पर टॉर्क कितना हो जाएगा, यहाँ पर एम बी, अब साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, 90 माइनस अल्फा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम बी कॉस अल्फा, ठीक है। तो आप जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको कि हमें एंगल किसके बीच में दिया हुआ है, एंगल एम एंड बी के बीच में दिया हुआ है, या बी एंड सरफेस के बीच में दिया हुआ है, या लूप के बीच में दिया हुआ है।
तो इन दोनों बीच में जो लूप थीटा लेना पड़ेगा और इसमें अल्फ़ा लेना पड़ेगा। नाम देखो अल्फ़ा बीटा गामा से कुछ नहीं होता है, हमें तो पता होना चाहिए कि ये जो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस यही होगा। ठीक है, तो आपको आई होप आपको लोगों को समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर टॉर्क को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर, और अगर कोई भी जो होगा तो अभी और भी हम जब ऑनलाइन क्लासेस में आपकी ले रहा हूँ, और उन क्लासेस में भी आप मुझसे इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं।